मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। 2-3 क्लास पहले हो चुकी है मौलिक अधिकारों के बारे में, तो हमने पढ़ लिया था मौलिक अधिकार क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफी दिनों के बाद क्लासें अभी लगी है। मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में पढ़ लिया था। आर्टिकल 12 पढ़ लिया था, आर्टिकल 13 के बारे में जान लिया था, और हम पढ़ रहे थे समानता का अधिकार, समता का अधिकार, ये पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, समता का अधिकार। तो इसमें हमने पढ़ा था कितने से आर्टिकल से कितने तक है ये, 14 से 18। 14 से 18 तक क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया समता का अधिकार का। आर्टिकल 14 हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 14 किसके बारे में कहता है, समानता के बारे में कहता है। विधि के समक्ष क्या है, समानता है। विधि के सामने सारे समान है। दो बातें थी इसमें, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 15 हमको क्या बताता है, भेदभाव की मनाही, यानी कि 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही तो राज्य कर सकता, ना ही व्यक्ति। धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्लोज में क्या क्या बातें लिखी हुई है, इनसे संबंधित जो भी केस आए हैं वो पढ़ लिए थे। विशाखा वर्सेस अन्य जो केस था वो पढ़ लिया था, राजस्थान का सरकार से जो केस था। और क्या पढ़ा था, आर्टिकल 16 पढ़ा था, यानी कि अवसर की समता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल किसके बारे में पढ़ेंगे, 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आपने सुना भी होगा, पहले देखा भी होगा। किसके बारे में कहता है ये, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का विरोध। छुआछूत को कह लो, इसको अस्पृश्यता कह लो, बात एक ही है। यानी कि क्या था, प्राचीन भारत में क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। किस आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर। क्योंकि जो उच्च वर्ग था वो किसका शोषण कर रहा था, निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। जैसे आपने देखा 4 वर्ग बन गए थे, पहले ये कर्म के आधार पर बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जैसा काम करता था उस वर्ग में वो चला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते किसमें बंट गए, जन्म का आधार इनका बन गया। यानी कि जो ब्राह्मण में जन्म लिया कौन कहलाया, ब्राह्मण। जो क्षत्रिय में जिसने जन्म लिया वो कहलाया क्षत्रिय, और जो वैश्य में जिसने जन्म लिया वो व्यापार वगैरह करने लगे, वैश्य में चला गया। और जो शूद्र, यानी कि जो शूद्र में जन्म हो गया वो क्या कहलाया, फिर वो शूद्र कहलाया। और तीनों की क्या करने लग गया, वो सेवा। तो इस आधार पर जन्म का आधार बन गया, जैसे इनका क्या किया जाने लगा, शोषण। आपने सुना भी होगा प्राचीन भारत में अगर उच्च निम्न वर्ग का किसको छू भी लेता था, उच्च वर्ग को, तब भी क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। लेकिन ये बातें सही नहीं थी। भारतीय संविधान किसके लिए, सबके लिए एक समान बनना था। तो सबसे पहले क्या जरूरी था, भी इसका क्या किया जाए, अंत किया जाए। यानी कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए व्यक्ति का क्या बना रहे, मान सम्मान बना रहे। मान के चलो ये एक समाज में क्या होता है, एक व्यक्ति के साथ बहुत ही दयनीय स्थिति से पेश किया जाता है। उच्च वर्ग है जो, उसको कहीं पर भी तालाब में नहीं जाना, तालाब में नहीं जाने दिया जा रहा है, कुओं में पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, कहीं पर भी उसको जाने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो फिर देखो इसकी स्थिति क्या होगी, मानसिक रूप से कैसा होगा। तो इसके लिए जरूरी था क्या करना, अंत करना, किसका, अस्पृश्यता का अंत करना। तो और क्या देनी, सबको समान समानता, यानी कि जो एक व्यक्ति की गरिमा होगी, सबकी समान होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अस्पृश्यता का क्या किया गया, अंत किया गया। किसमें, आर्टिकल किसमें, 17। तो इससे अंत हो गया। तो किसको लेकर आता है ये, समता को लेकर आएगा। यानी कि समाज में सब बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई किसी भी धर्म जाति इस आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अस्पृश्यता का अंत। फिर क्या हुआ, लिख तो ये दिया, अस्पृश्यता का अंत क्या कर दिया, लिख तो दिया, लेकिन फिर भी इसको प्रभाव में आने में समय लगा। यानी कि बात तो लिख दी संविधान ने, लेकिन वो प्रभाव में नहीं आई, व्यवहार में वो लागू नहीं हुई। तो आर्टिकल 35 है, ये क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या करेगी, कानूनों का निर्माण करेगी। यानी कि मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं जो, उनको और भी अच्छे तरीके से क्या बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए। तो इसके लिए कानून कौन बनाती है, संसद। किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 35 में। जो ये छुआछूत का अंत तो कर दिया, लिख तो दिया, लेकिन इसको व्यवहार में लोग मान नहीं रहे थे। तो इसके लिए संसद ने क्या बनाया, अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955।
ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है, पहली बार अस्पृश्यता को रोकने के लिए या जो उसका विरोध करे हैं उनको सजा देने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया संसद ने? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। और इसमें क्या कर दिया गया? सजा का प्रावधान भी कर दिया गया, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक। अगर कोई ऐसा मिल गया, कोई भी अपराधी जो क्या कर रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, छुआछूत का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, अभी भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक क्या मिल सकती है, सजा। ठीक है। कौन सा अधिनियम बनाया पहला? 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। लेकिन 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो संसद ने पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया है उसका नाम कब बदला? एक तो ये पूछ लें कब बदल दिया? 1976 में। और नाम क्या रख दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये पीछे इतना ही है, 1955 ये साथ में लगेगा, कर दोगे ये? ठीक है। इस माध्यम से क्या आर्टिकल क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत किया गया। संसद को क्या पावर? आर्टिकल 35 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बना सकती है और प्रभावी मतलब व्यवहार में लागू करवा सकती है। और उन्होंने करवाया भी कैसे? अधिनियम बना के। कौन सा? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 76 में इसका नाम क्या कर दिया? इसी अधिनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कर दो, इतना ही ये आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल 18। ये क्या कहता है? आर्टिकल 18, इसमें क्या लिखा हुआ है? आपने नाम सुना होगा, उपाधियों का अंत। यानी कि जो उपाधियों के आधार पर क्या किया जा रहा था, असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, ये लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था। किसकी वजह से? उपाधियां। उपाधियां क्या होती है? अगर नाम के आगे लगा लेते हैं तो ये सोचने लग जाती है भी मैं औरों से क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, यानी कि मेरे को तो ज्ञान ज्यादा है, औरों को ज्ञान ज्यादा नहीं है। आपने देखा होगा भारत का संविधान बनने से पहले उपाधियां चलती भी थी। नाइटहुड की आपने सुनी होगी, जैसे राजा राम मोहन राय, ये रोय, ये भी एक उपाधि थी। तो इन उपाधियों को क्या किया गया? अंत, ताकि क्या बनी रह सके, समाज में समानता स्थापित हो सके। तो इस आधार पर क्या कर दिया गया? उपाधियों का अंत। तो इसमें लिख दिया गया, क्या बातें लिख दी गई आर्टिकल 18 में? पहली बात तो ये लिख दी गई, सिर्फ राज्य 2 ही क्षेत्रों में क्या दे सकता है? उपाधियां प्रदान कर सकता है। कौन से 2 क्षेत्र है वो? सेना का और शिक्षा का। और किसी भी सेक्टर में और किसी भी क्षेत्र में राज्य क्या नहीं दे सकता? उपाधियां नहीं दे सकता। समझ गए? पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, राज्य किन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दे सकता है? सेना में और शिक्षा में। आपने देखा भी होगा, मिलता भी है, जैसे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है। ठीक है ना। सेना में जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, जैसे आप PhD कर लोगे तो आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। तो ये नहीं है भी नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ क्या है, आपको क्या करे, आगे बढ़े। सेना में अगर मान के चलो किसी ने अच्छा काम किया है, मेरे को बहुत अच्छा लड़ा है, वो युद्ध हुआ, और उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन ये नीचा दिखाने के लिए नहीं है, यानी कि ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ क्या है, कोई भी व्यक्ति एक देश में रह रहा है, वो आगे काम किस तरीके से कर पाए, उसके लिए हौसला बढ़ाने के लिए क्या दिए गई है? सेना और शिक्षा में क्या कर सकता है राज्य? उपाधियां दे सकता है। 18(2) इसमें ये बात लिखी हुई है भी कोई भी भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा पहले, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, जैसे नाइटहुड की, ठीक है ना, केसरे हिंद, ठीक है ना। तो क्या कर दिया गया, अब कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। किसके तहत? 18 के आर्टिकल 18 का 2 बोलो, जो क्या कह रहा है, कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। और इसमें क्या लिख दिया गया, अगर कोई भी विदेशी नागरिक है, कोई भी विदेशी नागरिक है, वो भारत में या तो कोई लाभ के पद पर है या वो कोई विश्वास के पद पर है, वो राष्ट्रपति की
मंजूरी के बिना, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। यानी कि क्या हो गया, कोई भी विदेशी नागरिक है जो क्या कर रहा है, भारत में रह रहा है, ठीक है, किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, तो वो क्या नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना, जिस देश का है वो, अगर वो क्या देना चाहते हैं, उसको कोई उपाधि देना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। और क्या है इसमें, और क्या बात लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है, जो भारत का ही नागरिक है, भारत का नागरिक है, किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, लाभ या विश्वास के पद पर है, तो विदेशी राज्यों से, विदेशी राज्यों से कोई भी किसी प्रकार की भेंट पुरस्कार नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति उसको सहमति ना दे, या तब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी ना दे दे। समझ गए ये? देखो 4 बातें हैं इसमें, ध्यान से सुनो एक बार। क्या है, राज्य क्या करेगा, सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में क्या देगा, उपाधि देगा, सेना में और शिक्षा में, ठीक है। और क्या देगा, भारत का नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधियां नहीं ले सकते। इसमें क्या है, विदेशी नागरिक अगर भारत में किसी लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना उपाधि नहीं ले सकते। और इसमें क्या है, 18(4) में भारत का नागरिक लाभ या विश्वास के पद पर है, तो किसी विदेशी से, विदेशी राज्यों से कोई भी किसी प्रकार की भेंट या गिफ्ट या पुरस्कार वो नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति इसको मंजूरी ना दे दे। ये आर्टिकल याद रखने कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने लिखवा दी एक बार। बात इसमें 4 याद रखने की है। कहाँ मिलेगी उपाधि, किस में मिल सकती है, शिक्षा और सेना में। कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशों से उपाधियां नहीं ले सकता। और विदेशी नागरिक भी अगर भारत में लाभ या पद के ऊपर है, तो वो भी क्या नहीं ले सकता, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना उपाधियां नहीं ले सकता। और कोई भारत का नागरिक बहुत ही लाभ के पद पर है या महत्वपूर्ण पद पर वो काम कर रहा है, विश्वास के पद पर है, तो जैसे मान के चलो विदेश सचिव बन गए हैं, रक्षा सचिव बन गए, उन्होंने कोई अच्छा काम किया, और कोई दूसरे राज्य क्या देना चाहते हैं, इनको उपाधियां वगैरह देना चाहते हैं, या कोई भेंट देना चाहते हैं, कोई पुरस्कार देना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वो नहीं ले सकते, ठीक है। फिर एक, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने 1977 में, मोरारजी देसाई जब पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने, कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। जब इसने क्या कर दिया, जो ये दिया जा रहा है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, इनको ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। यानी कि भारत रत्न, जैसे आप देखते होंगे भारत रत्न दिया जाता है, किसी को पद्म विभूषण दिया जाता है, ठीक है ना, पद्म भूषण दिया जाता है और पद्म श्री दिया जाता है। तो ये माना गया भी, ये भी जो दिए जा रहे हैं, मोरारजी देसाई का मानना था, ये भी क्या कर रहे हैं, असमानता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जब कोई इनको ये मिल जाता है, किसी को भारत रत्न मिल गया, किसी को पद्म विभूषण मिल गया, पद्म श्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, तो क्या सोचते हैं भी हम बड़े हो गए हैं। ये किसका मानना था, मोरारजी देसाई की सरकार का। तो इसने क्या कर दिया, इन सबको ही क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। फिर 80 में दोबारा किसकी सरकार आई, इंदिरा गांधी की, दोबारा से फिर इनको देना स्टार्ट कर दिया गया। भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हो गया था। अभी भी देखा होगा आपने, इस साल 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, अपने नाम की घोषणा होगी, अगर आप खबरें सुनते हो तो उसमें देखा होगा आपने, भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया, मोरारजी देसाई की सरकार ने खत्म कर दिया, और दोबारा से फिर किसने स्टार्ट कर दिया, 80 में इंदिरा गांधी ने स्टार्ट कर दिया। एक बात इसमें याद रखने की है, ये जो क्या है, निदेशात्मक है, ये जो आर्टिकल है जो कैसा है, निदेशात्मक, निदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। देखो है क्या ये चीज, सिर्फ ये निर्देश, यानी कि इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, यानी कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो इसके लिए कोई दंड का अभी तक कोई प्रावधान बनाया नहीं गया है, इसलिए से ये कैसा है, निदेशात्मक, आदेशात्मक नहीं है। लेकिन संसद को पावर दे दी गई है, जब संसद को लगे भी इसने क्या किया है, इस आधार पर क्या किया, असमानता का व्यवहार किया, तो कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कानून बना नहीं है। तो इस वजह से ये कैसा है,
निदेशात्मक, आदेशात्मक नहीं। आदेशात्मक तो सजा का प्रावधान होता है, तो इसको कई बार तो क्वेश्चन आता है भी जो उपाधियों का अंत करने पर कितनी सजा का प्रावधान है, अभी तक कोई सजा बनाई नहीं गई है। तो किसको पावर है सजा बनाने की? संसद को। संसद कानून बना के, कोई विधि नहीं बना के, जैसे अस्पृश्यता के मामले में बनाया उसके लिए बनाया, क्योंकि संविधान तो कब लागू हो गया? 50 में। उसने अस्पृश्यता को रोकने के लिए कानून कब बनाया संसद ने? 55 में। तो इस प्रकार से ये बना सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई बना नहीं है। इस वजह से कैसे निदेशात्मक आदेशात्मक नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो इससे एक केस आया है बालाजी राघवन केस, इससे जुड़ा हुआ मामला उपाधियों के आर्टिकल 18 से ये जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कहा गया, जो ये दिए जा रहे हैं, भारत रत्न दिए जा रहे हैं, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, पद्म भूषण दिया जा रहा है, पद्म श्री दिए जा रहे हैं, ये क्या है? एक प्रकार से अवार्ड है, यानी कि पुरस्कार है, ना कि ये उपाधि है। इसमें ये फैसला हो गया 1996 की बात है। तो फैसला क्या हो गया बालाजी राघवन केस में भी, जो क्या दिए जा रहे हैं, ये जो भारत रत्न दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, पद्म भूषण दिया जा रहा है, पद्म श्री दिया जा रहा है, वो क्या है? एक अवार्ड है, पुरस्कार है, उपाधियां नहीं है। तो वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं करते, समाज में असमानता का भेदभाव नहीं करते हैं, यानी कि इनसे असमानता नहीं आती है समाज में, बल्कि क्या बढ़ता है, ताकि और समाज को क्या करें, विकसित करें, समाज आगे बढ़े। तो ये दिए जाने भी क्या है, जरूरी है। तो ये आर्टिकल 18, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा अधिकार? समता का अधिकार। एक एक आर्टिकल को हमने पढ़ा अच्छे से। आर्टिकल 14 में क्या था, एक बार लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान संरक्षण है, रूल ऑफ लॉ के तहत चलता है। ये किसको प्राप्त है? दोनों को प्राप्त है। दोनों का मतलब भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। आर्टिकल 15 में क्या है? भेदभाव की मनाही है, ये सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों। 16 किसको प्राप्त है? अवसर की समानता लिखी हुई है, किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो ये सारे एक बार देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल समता का अधिकार 14 से 18। आगे जो हमारा मौलिक अधिकार है, दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। किसके बारे में बताता है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उन्नीस से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें जब हमारा मूल संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, जब इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। 19 में क्या कितनी स्वतंत्रता दी गई थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 6 है। वो बताएंगे कौन कौन सी आगे, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बताता है, वर्तमान में 6 प्रकार की है। 20 बताता है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसके मामले में आपको क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 21 किसके बारे में बताता है? जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। ये बहुत बड़ा अधिकार है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। और ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और 21, किसी भी अवस्था में स्थगित नहीं हो सकते, यानी चाहे आपातकाल ही क्यों ना लग जाए देश में, ये कभी भी स्थगित नहीं किए जा सकते। और किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्थगित नहीं किए जा सकते। और आर्टिकल 22 बताता है कुछ मामलों में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, और हिरासत में, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण कौन बताता है? आर्टिकल 22। पढ़ेंगे एक एक को, पढ़ते हैं हम। एक बार मैंने बता दिया 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है। तो आर्टिकल 19, यानी कि पहले में क्या कह रहा था? मूल संविधान में कितनी है? मूल संविधान में 7 प्रकार की हमको क्या दी गई थी? स्वतंत्रता। लेकिन जैसे ही
अमेंडमेंट किया गया, कौन सा 44 अमेंडमेंट 1978 में क्या कर दिया गया, जो संपत्ति के मामले में हमको जो संतरता थी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और वर्तमान में कितनी है, 6 प्रकार की हमको संतरता है। वो कौन कौन सी है, वर्तमान में कितनी है, 6 प्रकार की। और ये भी किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को। मैं आपको बताता हूँ 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ जो है ऐसे आर्टिकल से किसको प्राप्त है, मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, भारतीयों को, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। तो 6 कौन कौन सी है, आर्टिकल 19(1) ए में क्या कहते हैं, वाक व अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता दी गई है, वाक व अभिव्यक्ति। वाक होता है बोलने की, आपको फ्रीडम है स्पीच की, आपको फ्रीडम है अभिव्यक्ति की, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सरकार की आलोचना करने का क्या है आपको अधिकार है, तो आप उसी समय तक बोल सकते हो। इसके ऊपर पाबंदी भी है, नहीं भी आप किसी को भी गाली गलौज दे दोगे, ऐसा नहीं है। भी बोलने की आजादी दे दी, किसी की मर्जी रात को पी दारू और लागे गली में को तिल की मार, या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान था या कोई पार्क था जहां पर आकर आप क्या कर रहे हो, ऐसी हरकतें करिए, ऐसा बोल रहे हो जो सही नहीं है, इतनी भी आजादी नहीं है। यानी कि जब तक बोलने की आजादी है, जब तक आप दूसरे को उस आपके बोलने से नुकसान ना हो, यानी कि उसकी जब दूसरे के बारे में बोल रहे हो उसको कोई भी हानि ना हो, तब तक तो आप क्या बोल सकते हो। और अम्बेडकर जी ने कहा था ये स्वतंत्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश में ये जो स्वतंत्रता है कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार कितनी ही भी अच्छी क्यों ना हो, सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने भी अच्छा काम क्यों ना करे हो, फिर भी आपको सरकार को टोकते रहने का मतलब आलोचना करते रहना जरूरी है। ये ना सोच ले भाई जो हमने सरकार बना दी वो अपने आप कर देख लेगी, हमारा काम खत्म। हमेशा क्या करते रहो, आप सरकार की आलोचना करते रहो, लाजमी। जो आपको लग रहा है, जो कानून बना रही है, नियम बना रही है जो सरकारें, वो किस प्रकार से, पहले आप पढ़ो उसको, देखो, अब फिर आलोचना भी आप करो। यानी कि आप आपकी स्वतंत्रता किसी और को तो नहीं दोगे, या दे दोगे। जयमान जब भी नया नया होता है, जब भी प्रेम नया नया होता है, तो दो दिल एक जान वाली बात हो जाती है, यानी कि अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। जब वो कहेगी तभी रोटी खानी है, जो भी है, तो ऐसी स्वतंत्रता का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता हमेशा कायम रखनी चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, गुलाम। वाक व वाक तो बोलने की, ये होता है अभिव्यक्ति का मतलब होता है मौखिक रूप से आप बता सकते हो, लिखने के आधार पर अभिव्यक्ति कर सकते हो। जैसे सरकार की आलोचना करनी है, बोल के कर दी, अगर मान के चलो बोल के नहीं कर पा रहे तो लिख के आप आलोचना कर दो, जैसे किसी भी न्यूज़पेपर में लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई भी अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हो, तो अभिव्यक्ति होता दर्शाना, समझ गए। ये क्या है, आर्टिकल 19(a) में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पूरी आजादी दी गई है, जब तक दी गई जब तक दूसरे को इससे नुकसान ना हो। फिर इसमें साथ के साथ कुछ और चीजें जुड़ती चली गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया को फ्रीडम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है किसको, मीडिया को। लेकिन आज का जो हम बात करें तो वर्तमान में जो मीडिया के बारे में देखें तो थोड़ा हमको अचंभा होता है भी, मीडिया बनाई तो किसके लिए गई थी, स्वतंत्रता के लिए, यानी कि लोगों को सारी जानकारी सही सही देगी। लेकिन जब आज हम देखते हैं वर्तमान में, तो मीडिया की वो भागीदारी अब नहीं रही है, जनता के सामने वो जो बातें होनी चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो आपने देखा होगा एक इंडेक्स आया वर्ल्ड का, वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, उसमें 180 देश थे, उसमें से भारत की जो मीडिया को नंबर मिला 161 नंबर मिला, 2023 का ही। 2022 में 150 नंबर पर थे हम, अब कितने हो गए, 161। तो यहाँ से पता लगा लो भारत में कितनी प्रेस की जो स्वतंत्रता है, कितने का हो। अब क्या है, जो पार्टियों के आधार पर क्या करती है, वो ज्यादा बोलती है, यानी जो पार्टी कहती है उसी के अनुसार करती है। जो भी वो कानून बना रही है, नियम बना रही है, सिर्फ क्या कर रही है, वो समर्थन कर रही है पार्टी का, उसका विरोध तो वो कर ही नहीं रही है, तो इस वजह से दिखते आ रही है। लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में
प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जो सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती है, आम जनता को पहुंचाने का काम किसका है? वो मीडिया का है। और मीडिया ही क्या हो गई है? बिक गई है, या जैसे चलता है गोदी मीडिया हो गई है। तो फिर क्या हो गया? दिखते हो रही, आप देख भी रहे हो, कोई भी अब चैनल खोल के देख लो आप, सरकार की बुराई नहीं मिलेगी आपको, एक दो चैनलों को छोड़कर तो बड़ी दिखते हैं। तो इसके लिए भी क्या करनी पड़ी, बाद में ये जोड़ी गई। कैसे जोड़ी गई? इसमें क्या था देखो, दो केस हुए। एक तो है ब्रजभूषण का, ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली वाद 1950 में ये वाद हुआ। इसमें क्या था, सरकार ने सेंसरशिप लगा दी थी मीडिया के ऊपर। सेंसरशिप होता है प्रतिबंध लगाना, यानी कि मीडिया के ऊपर कुछ मात्रा में प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये केस कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया, ठीक है ना। तो वहां पर ये आया भी सरकार क्या नहीं कर सकती, सेंसरशिप नहीं लगा सकती। सेंसरशिप, सेंसरशिप होता है प्रतिबंध लगाना मीडिया के ऊपर। जैसे आपने कई बार ये देखा होगा, मूवी जब भी आती है तो वो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कोई ऐसा सीन हो तो, कोई ऐसा सीन है जो भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है, तो उसको में कट करना पड़ता है। और लेकिन जो आप देखते हो, ये वेब सीरीज देखते हो, तो इनके ऊपर नहीं लगता। उसमें देखो आप, मतलब कि किसी प्रकार का सीन दिखाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो अधीन नहीं है, बोर्ड के अधीन नहीं है वो, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया जी मीडिया के ऊपर क्या नहीं लगा सकते आप, सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है एक तरह का प्रतिबंध, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते भी। आप तो क्या करें, इस तरीके से बोलना, आपने इस तरीके से बोलना, ऐसा नहीं कर सकते। कटौती नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की भी। कोई भी दिखाना चाह रहे, कोई भी रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं, और उस रिपोर्ट में जो वास्तविक सच्चाई है उसको आप क्या कर दो, दिखाना ही ना दो। कौन? सरकार। एक फिर हुआ रमेश थापर। रमेश थापर ये एक पत्रकार था, पत्रकार, मद्रास का है, वर्सेस मद्रास, मद्रास स्टेट। ये पत्रकार था, इसकी एक पत्रिका थी क्रॉस रोड। क्रॉस रोड के नाम से ये क्या कर रहा था, पत्रिका का क्या करता था, संचालन करता था। पत्रकार था, क्रॉस रोड से इसकी एक पत्रिका थी, उसका वो संचालन कर रहा था। ये इसकी जो विचारधारा थोड़ी थी वो सीपीआई की तरह, यानी कम्युनिस्ट थी। ये ऐसी पत्रिका था जो कम्युनिस्ट को ध्यान में रखते। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? अमूल चूल परिवर्तन। तो इसके ऊपर सरकार ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, भाई आप ऐसे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये किसके बीच में आता है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। अगर आप इनको देखो, पत्रिका के माध्यम से क्या कर रहा है वो, जनता को दिखाना चाहता है, जागरूक करना चाहता है। तो आप तो इसकी ही रोक रहे हो, स्वतंत्रता रोक रहे हो अभिव्यक्ति की, ये आप नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से कोई भी बोलना चाहता है मीडिया वाला, ठीक है ना, जो किसके, सरकार के खिलाफ, तो इस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये दो केस हुए। और साथ में कुछ क्या बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखती है वो कौन सी संस्थाएं हैं? नेशनल लेवल पर, राष्ट्र के स्तर पर। आपने का नाम सुना होगा, पीसीआई, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं जो क्या करती है, प्रेस की, मीडिया को क्या करती है, ये जो मीडिया है उसको क्या बना कर रखती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 में, 1976 में बनी ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी कि उसमें जागरूकता बना के रखती है। प्रेस के ऊपर कोई प्रतिबंध अगर लगाता है तो वो चीज देख लेती है, भाई सरकार ने क्या लगाया है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या बना दिया, अलग से काउंसिल बना रखी है। काउंसिल यानी कि परिषद बना रखी है, वो जांच करती रहती है अभी मीडिया किस प्रकार से स्वतंत्र है या नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध है तो है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी देती है। एक आपने नाम सुना होगा, मंत्रालय अलग से बनाया गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने में सहयोग करता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। एक आपने नाम सुना होगा, एनबीडीए,
न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, NBDA, न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये क्या है, एक निजी संस्थान है। यह एक निजी संस्थान है जो क्या करता है, टीवी के ऊपर जो न्यूज आ रही है उसमें, और जो समसामयिक मुद्दे हैं यानी कि जो तत्काल में मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में जनता को जागरूक करता है। यानी कि जो कैसा संस्थान है ये NBDA निजी है। एक तो ये पूछ रही है कैसा संस्थान है, निजी है। ये दो ऊपर वाले कैसी हैं, सरकारी है, ये निजी है। ये क्या करता है, काम क्या करता है, जो टीवी में न्यूज आ रही है उसके ऊपर, और जो समसामयिक मुद्दे हैं, यानी कि समसामयिक मुद्दा अगर मैं बात करूं तो अभी जो चला हुआ है किसान आंदोलन का, इनके बारे में क्या देता है, ये जानकारी देता है। कौन सा, NBDA। ठीक है। एक फिर एडिटर ने बनाया रखा है, एडिटर्स, जो एडिटर्स होते हैं, संपादक जिसको हम बोलते हैं, गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो संपादक होते हैं, वो भी स्वतंत्र है क्या करने के लिए, जो भी वो रिसर्च करते हैं, जो भी पेपर पब्लिश कर रहे हैं, जो भी समाज का उसने मुद्दा उठाया है उसको क्या दिखाने के लिए, बिना किसी के प्रतिबंध के वैसा का वैसा दिखाने के लिए, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ठीक है। और एक बना के विधि द्वारा भी, विधि द्वारा बनाकर, यानी कि विधि बनाकर भी क्या की जा सकती है, प्रेस की स्वतंत्रता बनाई रखी जा सकती है। जैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट कानून बना देगा, जैसे आपने देखा हो कोई भी रिपोर्टर्स कहीं जा रहा है तो रिपोर्ट ले रहा है, उसको कोई मार पीट नहीं सकता। रिपोर्ट से मान कर चलो कहीं हंगामा और चोरी ठगे जो भी हो गया, वहां पर रिपोर्ट लेने के लिए गया और वहां जाकर उसको कूट दिया, फिर विरोधी को दोबारा थोड़ी जाएगा वहां पे। अगर इसको लग गया भाई यहाँ पर तो दिक्कत पैदा है, दिखानी चाहिए कोई भी ऐसी न्यूज है, और उसको वहीं जाकर क्या हो रहे हैं, दिक्कतें पैदा हो रही है, तो कोई भी कानून बना सकती है कौन, कोर्ट भी, जिससे क्या बनी रह सके, प्रेस की स्वतंत्रता बनी रह सके। ये किस लेवल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या करती है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ाती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, जो क्या देखती है, भारत में निगरानी रखती है प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ तक बनी हुई है या कहाँ तक बाधित हो रही है। एक आपने नाम सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एक बनी हुई है कमेटी, कमेटी प्रोटेक्ट टू जर्नलिस्ट, कमेटी प्रोटेक्ट टू जर्नलिस्ट। ये दो कैसी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो क्या देखती है, भारत में निगरानी रखती है भारत की स्वतंत्रता किस प्रकार से बनी हुई है। और जो मैं कह रहा था, जो वर्ल्ड मीडिया ये फ्रीडम के बारे में जो इंडेक्स जारी करता है वो कौन करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है जो क्या करती है, जारी करती है। इसमें बताया गया था अभी क्या हुआ था 2023 में, 180 देशों में से भारत का कितना नंबर था, 161। तो देख लो अब कितनी स्वतंत्रता रह गई है भारत में, किसकी, प्रेस की। तो फिर भी ये क्या करते हैं, निगरानी बना के रखते हैं भी प्रेस की स्वतंत्रता क्या रहे, बनी रहे। लेकिन आज क्या हो गया है, इतनी स्वतंत्रता रही नहीं है, क्योंकि कई चैनल तो क्या हो गया, मंत्रियों को ही चैनल है, सरकार ने इनके नियंत्रण में ले लिया है। ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है, अभी ही हो रहा है वर्तमान में। आपने देखा होगा जो समय 1975 से 77 का, तो उसमें जो संजय गांधी होता था उसने क्या था, कोई भी अखबार उसके बिना मर्जी के छप ही नहीं सकता था, यानी कि वहां पर मीडिया पर विरोध क्या लगा दिए गए थे, प्रतिबंध। आज भी ऐसा ही हाल हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये जरूरी है एक लोकतंत्र देश में किसका स्वतंत्र होना, प्रेस का स्वतंत्र, क्योंकि एक्चुअल में जो जनता तक रिपोर्ट पहुंचाएगा, जनता तक जो काम बताएगा सरकार के द्वारा किए गए, वो कौन बताती है, प्रेस। अगर वही क्या नहीं हुई, स्वतंत्र नहीं है, तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है। एक इसमें जोड़ दी गई ध्वज फहराने की, फहराने की स्वतंत्रता।
2004 में। ये भी सुन लो मुद्दा क्या था। ये केस हुआ नवीन जिंदल। नवीन जिंदल का आपने नाम सुना होगा। ये हरियाणा से वो भी रही है, ये एमपी भी रहे हैं लोकसभा में। ठीक है। दौज फहराने की ये क्या था, उसने अपनी फैक्ट्री में क्या कर लिया था, झंडा फहरा दिया था। लेकिन सरकार ने कहा भी आप निजी जो आपके क्षेत्र है वहां पर आप ध्वज नहीं फहरा सकते। लेकिन इसने कहा भी ये तो मेरी अभिव्यक्ति है, ये तो मेरी ऐसी स्वतंत्रता दे रखी है भी मैं एक देश का मान करूं सम्मान करूं। मैंने भी इस झंडे का अपमान थोड़ी किया, मैंने तो क्या किया, फहराया ही है। तो इस वजह से फिर 2004 में क्या कहा गया, आजादी दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई। भारत के नागरिकों क्या कर सकते हैं, निजी क्षेत्र में भी झंडा को फहरा सकते हैं। आप देखते हो घरों में अब झंडा फहराता है, तो पहले ये आजादी नहीं थी। तो कौन सा केस हुआ, नवीन जिंदल का केस। नवीन जिंदल का केस हुआ, नवीन जिंदल जो आप देखते हो इसकी कंपनी भी है, अच्छा उद्योगपति है। हाँ, स्टील से संबंधित ये काम करता है, जो इस्पात लोह इसके रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अब किसकी स्वतंत्रता मिल गया है, ध्वज फहराने की। हाँ, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। ये प्रतिबंध कैसे लगा दिए हैं, भाई आपने झंडा एक बार तो फहरा दिया, 26 जनवरी आई, 15 अगस्त आया, में देशभक्ति तो जाग गई, देशभक्ति जागी तो झंडा फहरा दिया। भी आप कहने लगे भी तो भारत के अच्छे नागरिक हैं, मान करते सम्मान करते। कुछ समय बाद क्या हुआ, झंडा को आपने नीचे फेंक दिया या कुछ और काम कर रहे हो, वो तो क्या हो गया, फिर अपमान है। यानी कि आपने देखा हो कई बार क्या करते हैं, ये कनाडा में बड़ा चलता है, कनाडा का झंडा क्या कर लेते हैं, अंडरवियर वगैरह बना लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो क्या एक देश का अपमान है। आप फहरा सकते हो, आपको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन उसमें ध्वज का क्या नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता ऐड कर दी गई, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है। और क्या है इसमें और जोड़ दिया गया, नोटा, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव ये क्या है, 2013 में ये जोड़ा गया। जैसे आप अब चुनाव होंगे तो उसमें पार्टियों के सिंबल मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी का ये है, बीजेपी का ये, आपका ये है, समाजवादी पार्टी का ये, ऐसे आपको मिलते हैं। और आपका मन करे अभी किस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं। साथ में क्या जोड़ दिया, आपको क्या स्वतंत्रता है, आप किसी भी पार्टी को क्या नहीं देते, वोट नहीं देना चाहते। तो आपके उसके लिए अलग से क्या बना दिया है, एक जगह बना दिया है, बटन बना दिया है, यानी कि नन ऑफ द अबव। मेरे को तो कौन सा ही पसंद नहीं है, कोई भी पार्टी मेरे को तो पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों वोट दूं। तो इसमें नोटा को इसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा, मतदाताओं को कुछ अधिकार दे दिए। जैसे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी आपकी सीट से खड़ा है, आपके चुनाव क्षेत्र से कोई खड़ा है, एमपी एमएलए, आप क्या जान सकते हो, उसकी शैक्षिक योग्यता जान सकते हो भी कितना पढ़ा है, ये जान सकते हो इसकी संपत्ति कितनी है, वो स्वतंत्रता दे दी गई है। ये जोड़ दिया गया है भी इसके ऊपर कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, उसके बारे में मतदाताओं को क्या दे दी गई, सूचना का अधिकार। और एक इसमें जोड़ दी गई है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आप सरकारी अधिकारी से क्या कर सकते हो, सूचना मांग सकते हो। 2005 में आगे करेंगे इसको, अलग से टॉपिक बनता है इसका आरटीआई का, फिर आगे बताएंगे और क्या क्या, कितने दिनों में सूचना मांगी जाती है, कितने दिनों में सूचना देनी होती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही कर लो, क्या है इसमें 19A में और कौन सी स्वतंत्रता है, आरटीआई की। एक मौन रहने की स्वतंत्रता भी है इसमें, यानी कि जबरदस्ती नहीं है भी आप बोलो ही, मौन रहने की स्वतंत्रता। आपको धक्के से नहीं बुलाया जा सकता, आपका मन करे भी मैं तो चुपचाप रहना चाहता हूँ, तो आपकी वो क्या है, आजादी है। तो इसमें इतने प्रकार की क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है, किसमें, आर्टिकल 19A में। आ गया समझ में, 19A में कौन कौन सी स्वतंत्रता है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की, नोटा, आरटीआई, ठीक है ना, मतदाताओं को सूचना प्राप्त करने की, मौन रहने की। उसके बाद आर्टिकल 19A का बी, ये क्या कहता है, ये आपको किस प्रकार की फ्रीडम देता है, बिना हथियारों शांतिपूर्ण इकट्ठा इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ये कैसी प्रदान करता है आपको, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण क्या कर सकते हो, आप इकट्ठे हो सकते हो। यानी कि आपने किसी सरकार का विरोध करना है,
तो आप क्या कर सकते हो बिना हथियार। ये नहीं है भी आप विरोध करने चल पड़े और साथ में ले चले चाकू, तलवार, गंडासे, ऐसा नहीं। आप विरोध तो कर सकते हो लेकिन कैसे कर सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियारों को। ये आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। 1901 का सी क्या कहते हैं, इसमें कैसी है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता आपको 1901 का सी पार्ट क्या कहता है, संघ बनाने की। अब कोई भी संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, उसको लिए आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी। जैसे आपने देखा होगा राजनीतिक दल बनते हैं, दबाव समूह बनते हैं, उनके लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, वो इसके तहत ही क्या कर सकते हैं, वो अपने राजनीतिक दल और दबाव समूह का निर्माण वो करते हैं। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। डी, डी में क्या है, आवागमन की, आवागमन की फ्रीडम है आपको, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में आप क्या कर सकते हो, घूम फिर सकते हो बिना वीजा के। आपने देखो भारत के राज्य में कहीं जाना है, आप जैसे हरियाणा में रहते हो, आप पंजाब में जाना चाहते हो, ये तो नहीं वीजा लगा के जाना पड़ता है, या जम्मू कश्मीर जाओ वीजा चाहिए तभी जाओगे आप, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी क्या कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो। ई में क्या है, किसी भी देश में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, निवास, निवास की आपको आजादी है। मान के चलो आप क्या यहाँ रह रहे हो हरियाणा में, आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो आप कहाँ रहने लग जाओ, पंजाब में रहने लग जाओ, वहां भी मन नहीं लगा तो कहीं और रहने लग जाओ, तो आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। ई, एफ, एफ में थी कौन सी, संपत्ति की, संपत्ति रखने की आजादी थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन अब ये क्या करती गई है, 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। यानी कि पूछ लिया जाए, जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता दी गई थी कौन से आर्टिकल में थी, 19(1) का एफ में, लेकिन अब क्या है, उसको हटा दिया गया है। 19(1) का जी, ये क्या कहता है, कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, वह रोजगार कर सकते हो। वे आपका जो भी मन है देश में रहते हुए, आप कोई भी व्यवसाय करो, कारोबार करो, रोजगार करो, उसके ऊपर राज्य कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, लोक हित के लिए होना चाहिए। ये नहीं है भी आप क्या करने लग जाओ, कारोबार करिए किसका, बम बनाने का। कारोबार में तो ये भी तो आता है, व्यवसाय करिए बम बनाने का, या कोई पिस्टल बेच रहे हो, कट्टा, अच्छा कट्टा बहुत चलता है यूपी बिहार में, ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। सिर्फ किसके लिए, जो देश के हित के लिए है। ठीक है, तो ये किस में दी गई है, 19(a) में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, अब छह प्रकार की, जिसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 19(a) में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की। बी में क्या है, बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की। सी में क्या है, संघ या संगठन। डी में क्या है, आवागमन की। ई में क्या है, निवास करने की। और जी में क्या है, कोई भी व्यवसाय, कारोबार और रोज करने की। स्वतंत्रता तो आपको दे दी गई है, लेकिन ये असीमित नहीं है। असीमित का मतलब ये नहीं भी आपको चाहे देश में कैसी ही व्यवस्था हो, आप तो क्या हो, इतने आजाद हो कि आपकी स्वतंत्रता को रोका ही नहीं जाएगा। तो ये कैसी है, सीमित है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो आपको स्वतंत्रता दे दी गई, इनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कैसे लगाया जा सकता है, देश की एकता व अखंडता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भी आपके बोलने से किसकी हनन हो रहा है, देश की एकता व अखंडता का हनन हो रहा है। यानी क्योंकि भारत में तो बहुत सारे धर्म रहते हैं, जाति रहती हैं, इन धर्मों के लोग रहते हो, और आप क्या कर रहे हो, एक ही धर्म को क्या कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो इससे किसको हनन हो रहा है, देश की एकता व अखंडता को। ये पहले नहीं था, 16वां संवैधानिक संशोधन जोड़ के 1963 में बाद में इसमें ऐड कर दिया गया। यानी इस आधार पर क्या नहीं कर सकते, आपकी क्या छीन ली जाएगी, अगर इसका आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा। लोक व्यवस्था बनी रहे, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, राज्य की क्या हो, सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, विदेशी संबंध खराब ना हो, विदेशी संबंध खराब ना हो, कोर्ट की जो है, कोर्ट
की अवमानना ना कर सकते हो आप, अवमानना ना करो आप, ठीक है ना। किसी को मान हानि ना पहुंचे। अगर क्या हो रहा है, देश की एकता व अखंडता हो रही है, तब भी आपकी क्या छीन ली जाएगी, स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा, बाधित कर दिया जाएगा। लोक व्यवस्था अगर बिगड़ रही है, यानी कि हमारा शासन कैसे चलता है, कानून के अनुसार चलता है, अगर कानून का ही आप विरोध कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इन स्वतंत्रताओं का सहारा लेकर तो फिर दिक्कतें होगी। जैसे भी आप तो स्वतंत्र हो क्या करने के लिए, घूमने के लिए, तो सड़क पे आप चले गए, हमारे कैसे चलता है, इस साइड से चलेंगे, अगर कोई आएगा तो जा रहा है तो इस साइड से आएगा तो इस साइड से, आप कहने क्या लग जाओ मैं तो स्वतंत्र इस साइड से भी चलूंगा, तो फिर क्या होगा, भगा के चला जाएगा, वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी रोकने के लिए, यानी कि लोक व्यवस्था बनी रह सके, तब भी आपकी क्या की जा सकती है, स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा बनी रहे, जो भारत एक देश है उसकी सुरक्षा बनी रहे, ये ना हो भी आप कोई काम कर रहे हो देश में अच्छे पद पर हो और आप क्या कर रहे हो, जो भी युद्ध हो गया है और दूसरे देश को सारी की सारी रणनीति बता दो आप, भाई हम तो वैसे ऐसे युद्ध करेंगे, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो इसमें राज्य की सुरक्षा कहाँ रही है, वो तो नहीं रही। इसके लिए बाधित किया जा सकता है। विदेशी संबंध खराब ना हो जाए, भाई ऐसा बोल दो किसी दूसरे देश के बारे में जिससे हमारे संबंध ही खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। और कोर्ट की अवमानना नहीं क्योंकि जो निर्णय देता है कौन देगा, कोर्ट देगा। अगर उसी का आप क्या कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, उसी की आप बात को नहीं मान रहे हो, उसी को भला बुरा कह रहे हो, तब लगाया जा सकता है प्रतिबंध। अब किसी की माना नहीं, जैसे आपने ये देखा होगा राहुल गांधी का मामला आपने सुना होगा, क्योंकि उसने एक बात कह दी थी जिसके नाम के पीछे मोदी लगता है वो सारे चोर हैं, कही तो इसने प्रधानमंत्री को थी, लेकिन मोदी तो एक पूरा है, क्या है उनका जाति है एक तरह से, जो भी गोत्र है वो है, तो उसमें एक केस चला गया था और उसकी आपने देखा होगा फिर सदस्यता भी छीन ली गई थी राहुल गांधी की, वो तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, केस जीत गए थे वो, नहीं तो जो नीचे के कोर्ट थे वहां से तो हार गए थे वो, ठीक है ना। तो आप मान हानि नहीं कर सकते, यानी किसी भी दूसरे के बारे में भला बुरा नहीं कह सकते, तो इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, अभी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। ये बाधित किया जा सकता है आर्टिकल 19(2), देखो ध्यान से सुनना ये बात, आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19(2) में क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है इस आधार पर, ठीक है। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, देश की एकता व अखंडता, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, विदेशी संबंध, कोर्ट की अवमानना, मानहानि करे तो आपकी स्वतंत्रता पर क्या कर लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 19(3) किस पर लगाता है प्रतिबंध, जो आपको बिना हथियारों व संतुलन इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, भाई आप हथियार लेके चल पड़े तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राज्य की सुरक्षा कहाँ रहेगी, लोक व्यवस्था कहाँ रहेगी, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल 19(3). 19 से क्या कहता है, संघ या संगठन बनाने की है, भैया बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, ये ना हो भी आप ने संगठन बना लिया पूरा जैसे कहते हैं गैंग बना लिया आपने, और गैंग बना ली और क्या कर दिया फिर जाके कभी किसी को मारे हो कभी किसी को मारे हो, जैसे अभी चल रहा है देश में, आपने देखा हो पहले INLD का जो अध्यक्ष था नफे सिंह, उसको मार दिया, पंजाब में MLA को मार दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। और क्या है, डी और ई के लिए जो आर्टिकल है 19(5), ये किस पर प्रतिबंध लगाता है, आवागमन की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता पर, और ये किस पर लगाता है 19(6), कोई भी व्यवसाय कारोबार या रोजगार नहीं कर सकते, ऐसा ही कारोबार कर सकते हो जो देश के हित के लिए। देखो यहाँ एक प्रकार तो क्या दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है संविधान इस इन आर्टिकल के तहत, और एक बार क्या कर रहा है, स्वतंत्रता को बाधित भी कर रहा है, तो इस प्रकार से जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है कौन सा 19 में जो दिया गया है वो असीमित नहीं है, सीमित किया जा सकता है ये आर्टिकलों के तहत, साथ के साथ लिख भी दिया ये, तो ये क्या हो गया, स्वतंत्रता का किस कौन सा आर्टिकल है ये 19 आर्टिकल, ठीक है। तो एक आर्टिकल और करते हैं आज, आर्टिकल 20। ये क्या कहता है आर्टिकल 20, अपराधों अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में आपको क्या गया, कुछ स्वतंत्रता दी है। आपने अपराध तो कर दिया है, आप अपराधी तो हो गए हो, फिर भी आपको क्या देता है, स्वतंत्रता देती है। इसलिए भारत का कानून है जो आप देखते हो, कोशिश ये रहती है भी किसी भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को सजा ना मिले। जो कोर्ट का सिस्टम है, जो हमारा कानून है, हमेशा यही रहता है भी किसी को सजा ना मिले। अब देखते भी होगे, एक बार केस तो हो जाता है, अपराध तो कर देते हैं, लेकिन सारे के सारे कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, बरी भी हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहती है। इनको क्या क्या दिया गया है, आरक्षण। यस, आरक्षण क्या है, स्वतंत्रता। क्या क्या दी गई है, संरक्षण क्या क्या दी गई है। इसमें रखा गया है बूथ लक्षी विधि। यानी इसका पालन नहीं किया जाएगा। देखो, दो प्रकार की होती है बूथ लक्षी और एक भविष्य लक्षी। जब आप कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल 13 का क्लोज कौन सा, 1, उसमें कौन सी विधि थी, भविष्य लक्षी। कहने का मतलब क्या, सुनो क्या है। मान के चलो क्या किया आपने, अपराध कर दिया, मान के चलो 1990 में चोरी की, और उस समय उसकी सजा थी 3 वर्ष। कब की बात है ये, 1990 में। उस समय कोई भी आपने चोरी कर ली, कोई भी बाइक चुरा लिया, मान के चलो, भैया तो मैं वैसे कह रहा हूँ, कोई बुरा मान जाओ, चोर थोड़े ही हो आप, समझाने के लिए। कोई और व्यक्ति था, मान के चलो एक्स व्यक्ति था, उसने क्या कर लिया, बाइक चुरा ली 1990 में, उस समय थी 3 वर्ष की सजा। अब चोरी की घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भाई अब तो 3 ही तो वर्ष है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे बाहर, आ जाएंगे, या कोई और बड़ी चोरी कर लेंगे तो फिर आ जाएंगे बाहर। 3 ही वर्ष है बस, चोरी की कितनी सजा, 3 ही वर्ष। तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब सरकार ने देखा भी इसको रोकने के लिए तो और कठिन करना पड़ेगा। तो ये सजा मान के चलो 2000 में कितनी कर दी, 10 वर्ष कर दी, 10 वर्ष कर दी। अब कहता कि कानून क्या होगा, भी जिस समय क्या किया है, अपराध किया है, उसके अनुसार ही क्या मिलेगी, सजा। अब 1990 में अपराध किया, 3 वर्ष उसने काट लिए, कब पूरे हो गए, 1993 में। अब वो मान के चलो सुधर भी गया, क्योंकि जेल में जाके जेली सीढ़ियाँ बनाई गई है भी, वहां पर जो अपराध कर दिया एक बार, कर तो दिया, अब क्या हो जाए, उनमें सुधार हो जाए। अब सुधार तो हो गया है। अब कानून क्या बन गया, 10 वर्ष का। अब ये नहीं होगा भी 3 साल तो उसने काट ली, अब 7 साल बचे और काटेगा। इससे क्या दिया गया, आपको स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि ये क्या कहता है, अपराधी के दोष सिद्धि के समय, जिस समय आपने अपराध किया है, उस समय जैसा कानून चल रहा था, उसके अनुसार ही आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। बीच समय से कैसा ही कानून बन जाए, वो नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। जिस समय आपने अपराध किया है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या दी जाएगी, आपको सजा दी जाएगी। समझ गए बूथ लक्षी क्या होती है, एक्स, इसको बोलते हैं एक्स फैक्टो लॉ। दूसरा क्या कहते हैं, इसमें कैसी स्वतंत्रता है आपको, दोहरे दंड का निषेध, दोहरे दंड का निषेध किया गया है, या मनाही। निषेध यानी कि मनाही, यानी कि आपने अगर अपराध एक किया है, एक अपराध एक सजा, यानी कि एक बार आपने अपराध कर लिया तो एक ही बार सजा मिलेगी, यानी कि बार बार। जैसे मान के चलो आपने 2010 में कोई अपराध किया, आपको उसकी क्या मिल गई है, सजा मिल गई है, और सजा आपने पूरी काट भी ली है। ये नहीं होगा भी 2015 में फिर लगा ना, इसको दोबारा फिर दो सजा। अगर दोबारा अपराध करेगा फिर तो मिलेगी, वो नहीं। अभी एक आपने क्या किया, अपराध तो कर लिया, उसकी सजा भी काट रहे हो, और सरकार क्या कहती है, एक बार होती है इसको सजा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि दोहरे दंड का क्या करता है, निषेध। यानी कि जब आपने अपराध किया, एक अपराध एक सजा, यानी कि चोरी किया तो चोरी की सजा मिलेगी, ये नहीं आपके ऊपर बलात्कार का केस लगा देंगे। जो जैसा अपराध होगा वैसे ही आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो इससे भी क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। अगर ऐसा ना हो, ऐसी स्वतंत्रता होनी है, तो फिर तो क्या हो जाएगा, पुलिस पता नहीं क्या क्या लगा के आपको अंदर ही रहेगी, फिर तो आप बाहर आ ही नहीं सकते हो। तो पुलिस क्या पता क्या क्या आपके ऊपर अपराध की घोषित कर दे। तो आपने जैसा अपराध किया है वैसी ही सजा मिलेगी। और कैसी सजा, एक अपराध एक सजा, दोहरे नहीं, ये भी दो बार आपको सजा मिली जाएगी, ऐसा नहीं है। और जो ये इम्पोर्टेंट है, समय के विरुद्ध, समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए वैद्य नहीं किया जा सकता, देने के लिए वैद्य नहीं किया जा सकता।
यानी समय के विरुद्ध क्या गवाही। भी आपने अपराध तो किया ही नहीं है, फिर भी पुलिस क्या कर रही है, आपके मार रही है, पीट रही है, भी क्या दो आप तो समय गवाही दोगे, मैंने तो अपराध किया है, मैंने तो अपराध किया है। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपने क्या करना पड़ेगा, सबूतों के आधार पर क्या मिलेगी आपको, सजा। यानी ये नहीं कह सकते भी समय के विरुद्ध समय को ही गवाही देने के लिए वैध नहीं किया जा सकता। तो इसमें दो वाद हुए, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक, ये 2010 में। इसमें आपने नाम सुना होगा, तीन चीजें होती है, एक तो नार्को टेस्ट, एक पॉलीग्राफ और एक ब्रेन मैपिंग। एक तो था नार्को टेस्ट, एक पॉलीग्राफ और एक है ब्रेन मैपिंग। इसमें क्या कहा गया, एक बार सुन लो, इसमें फैसला क्या आया, तो भाई ये जो टेस्ट किए जाएंगे ये समय यानी कि ये सही नहीं माने जाएंगे, यानी कि इस आधार पर क्या नहीं दी जा सकती, सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि जो ये किए जा रहे हो आप, नार्को टेस्ट कर लिया आपने, पॉलीग्राफ कर लिया, ब्रेन मैपिंग कर लिया, इसके आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। ये होते क्या है, अब ये समझ लो होते क्या है ये नार्को टेस्ट। जैसे ये मामला बड़ा चला था, अब जब ये पहलवानों का मुद्दा चला, ब्रजभूषण का, तो क्या कह रहे थे, महिलाओं का क्या पक्ष था, भी आप क्या करो, इसका नार्को टेस्ट करवा लो। अच्छा, ये जो होगी, जो समय व्यक्ति जब सहमति देगा तभी क्या किया जा सकता है, ये टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ब्रजभूषण ने सहमति दी ही नहीं, तो उसका नार्को टेस्ट हुआ ही नहीं। नार्को टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जो डॉक्टर होगा उसमें ड्रग्स दिया जाता है इस मात्रा में, बेहोश क्या हो जाए, कुछ कुछ बेहोश हो जाए व्यक्ति, और फिर उससे क्या किए जाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी उसने अपराध किया है उसके मामले में, उसको क्योंकि होश नहीं रहेगा तो उस आधार पर क्या करेगा, बताता चले जाएगा, भाई मैं उस समय अपराध में था या नहीं था, इस मामले में। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ड्रग्स के द्वारा बेहोश करके फिर आपके क्या पूछा जाता है। ऐसा आपने इसमें तो नहीं देखा होगा, फिल्मों में जरूर देखा होगा ऐसी बातें, फिल्मों में ऐसे मामले आ जाते हैं कई बार, ऐसे इस आधार पर क्या करते हैं, अपराध घोषित कर देते हैं। लेकिन भारत में क्या कह दिया है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटकवाद में, ये इस आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। एक आपने नाम सुना होगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में क्या किया जाता है, कुछ उपकरण लगाए जाते हैं, ब्रेन की वेव मापने के लिए, हार्ट की जो रेट होती है उसको मापने के लिए, और जो ब्लड का प्रेशर, आपने देखो कहीं भी यहाँ लगा देंगे उपकरण होगा, जो छोटे छोटे दिल पे लगा देते हैं उपकरण ब्लड को मापने के लिए, और फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उसका वेव ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, इनको उनको देख लिया जाता है, एक साथ देखा जाता है भाई किस प्रकार क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो किस प्रकार से वो देख रहा है। अब कोई भी आपको क्या करते हो, अपराध करते हो, तो आप तो डरोगे, एक बार क्या करते हो, डरोगे तो आपकी हार्ट बीट भी ज्यादा बढ़ेगी, ब्रेन भी ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, भी क्या कहूँ मैं, क्या ना कहूँ मैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर क्या किया जाता है, पॉलीग्राफ। ये भी क्या नहीं है, आपको अपराध यानी कि जब भी आपके अपराध के लिए सही नहीं माना गया है, ठीक है ना। एक होता है ब्रेन मैपिंग, इसमें आपने देखा सीटी स्कैन करते हैं, एक एक्सरा होता है एक तरह का, उसमें देखा जाए ब्रेन के मामले में, ठीक है ना। एक फिर आपने सुनी होगी एमआरआई, ठीक है ना। एमआरआई और ज़्यादा अच्छी है ब्रेन को मापने, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए, ब्रेन का उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और एक फिर होती है एफएमआरआई, एक होता है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन होता है, एक एमआरआई होती है और एक एफएमआरआई होती है। किसमें, ब्रेन मैपिंग में, ब्रेन को जो मापते हैं। सीटी स्कैन बेसिक है, ठीक है ना, ये तो इस तरह एक एक्सरे की तरह काम करता है, स्कैन करता है ब्रेन को, ये उसका स्ट्रक्चर बताता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि वहाँ की जो देखेंगे उनकी जो वेव वगैरह वो कैसी है, और ये बताता है जो ब्रेन जो काम करता है किस प्रकार से कर रहा है, एफएमआरआई फंक्शन, फंक्शन क्या है उसके। तो इस आधार पर क्या किया गया, क्या नहीं दिए जा सकते, सजा नहीं दी जा सकती। तो क्या फिर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, डीएनए के आधार पर दी जा सकती है, डीएनए, डीएनए के आधार पर क्या वो गवाही मान ली जाएगी समय विरोध, यानी कि क्या सजा दी जा सकती है डीएनए के तहत। हाँ, ये जब भी अपराध होगा कोई ऐसा मामला है, डीएनए की टेस्टिंग करानी है,
और वो साबित हो गया तो क्या सजा दी जा सकती है? उस समय के विरुद्ध गवाही सही मानी जाएगी या नहीं? तो मानी जाएगी, यानी कि ये मानी जाएगी। इसके लिए भी एक वाद हुआ, इसका तो सुनना आप वाद, देखो कैसा था। मिसिज एक्स, ये मिस्टर एक्स वर्सेस मिसिज वाई, ये बात सुना, 2002 की बात है। इसमें फैसला आया था। क्या फैसला था? इसके नाम छुपाए गए हैं, ये नाम नहीं थे, इनके नाम छुपाए गए हैं। तो मामला क्या था? एक नागालैंड में एक सर्जन था, वहां पर वो काम कर रहा था नागालैंड में, अ, सरकारी सरकारी सर्जन था। तो उसके नागालैंड में एक मरीज आया, उसको बीमारी थी, तो उसका इलाज वो नागालैंड में नहीं हो पा रहा था। तो उसको रेफर कहाँ कर दिया गया? मद्रास स्टेट में पहुंचा दिया गया, क्योंकि मद्रास हॉस्पिटल में क्या कर दिया गया? उसको पहुंचा दिया गया। ये बात है 1995 की, 1995 की। अब वो सर्जन भी मरीज के साथ चला गया, यानी कह दिया गया भी, राज्य सरकार ने कह दिया इस मरीज के साथ कौन जाएगा? वो सर्जन जाएगा जो कहाँ पर काम कर रहा है, नागालैंड में काम कर रहा है। तो चले गए मद्रास। मद्रास चले गए तो जो मरीज था उसको किसकी जरूरत थी? खून की जरूरत थी। तो खून की जरूरत थी, तो जो सर्जन साथ में आया था उसका ब्लड लिया गया। लेकिन जब वो ब्लड लिया गया तो उसमें क्या पाया गया? HIV थी वहां पर, यानी कि एड्स था उसके ऊपर, उसके खून में क्या था? एड्स था। तो इससे क्या हुआ? उसकी शादी रखी हुई थी, शादी की डेट थी 12 दिसंबर शायद 1995 की बात है ये, हाँ इसी डेट को शादी होनी थी उसकी। लेकिन पता चल गया, हॉस्पिटल ने बता दिया भाई आप में तो HIV है, यानी कि ये तेरा बीमारी का लक्षण है, और HIV से एक बार होगी तो आगे की आगे फैलती चली जाएगी। तो क्या हुआ? उसकी शादी टूट गई, क्योंकि मना कर दिया लड़की ने, यानी कि जो मिसिज वाई थी। और उसको क्या कर दिया? जब नागालैंड में आया तो उसको क्या कर दिया? समाज से बहिष्कृत कर दिया, यानी कि समाज से उसको निकाल दिया गया। हाँ, जिसने वो अपील की है, यानी कि जो अपील करेगा बाद में, ठीक है ना, तो फिर दिखते होगी वो, तो उसको वहां से कहाँ से निकाल दिया? नागालैंड से, वहां का जो समाज था वहीं से निकाल दिया। और वो कहाँ चला गया? मद्रास में चला गया। मद्रास में रहना पड़ा उसने। देखो उसके साथ क्या हुआ, एक तो क्या कर दिया, उसकी शादी टूट गई, और वो समाज में अब रह नहीं पा रहा है। तो इसको लगा भाई ये तो मेरे जो जीने का अधिकार है, या जो मेरी गोपनीयता है, आर्टिकल 21 हम पढ़ेंगे कल। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आपकी राइट टू प्राइवेसी है, वो तो मेरी बची ही नहीं है। तो उसने हॉस्पिटल के ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया, वहां के डॉक्टर के, भाई नैतिकता को नहीं मानना आपने, और मेरे तो क्या कर दिया, मेरे तो जीना ही बदतर हुआ पड़ा है, मैं कैसे जाऊं? तो लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया, जो उसमें फैसला आया, तो उसने माना गया भी ठीक है, आपकी प्राइवेसी ठीक है, आपका अधिकार ठीक है, लेकिन प्राइवेसी भी वहीं तक ठीक है जब तक दूसरे को नुकसान ना हो। अगर मान के प्राइवेसी आप बना के रखते और आपकी शादी होती, तो किसको होता? आपकी बीवी को भी होता, और फिर आपके आने वाले बच्चों को भी होते हैं चीजें। तो इससे जुड़ा मामला, यानी कि प्राइवेसी भी का जो अधिकार है, आपको तभी रखा जा सकता है जब किसी दूसरे को नुकसान ना हो। तो इस आधार पर कह के उन्होंने खारिज कर दिया। तो मान लिया गया भी जब भी DNA वगैरह होगा, ये से जुड़ा हुआ है DNA से, ठीक है ना, तो जी DNA को क्या मान लिया जाएगा? समय के विरुद्ध गवाही, यानी कि जबरदस्ती नहीं दिया उसने, बल्कि साबित हो गया है DNA से, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? अपराध मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण कह लो या स्वतंत्रता है। इसमें क्या है? भूतलक्षी विधि, ठीक है। इसमें क्या? दोहरे दंड का निषेध, एक अपराध एक सजा, और समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए वैध नहीं किया जाएगा। लेकिन DNA में किया जा सकता है, जो ये आया था नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग, इनमें इनको सही नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल।